नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे मणिपुर के हालात पे। मणिपुर के हालात आपने वैसे तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूं और अखबारों में ये आप छपते पढ़ते रहते होंगे, आज ये हो गया, ये जला दिया, वो जला दिया, ये कर दिया, लेकिन ये घटना हेडलाइंस हैं। इन हेडलाइंस के ज़रिए आप उस शिद्दत को नहीं समझ सकते जो उस जगह पे रह रहे आदमी के साथ हो रहा है और जो वहाँ का आदमी ज़मीन का महसूस कर रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है और वहाँ के लोग किस हाल में जी रहे हैं। हम वहाँ के हालात से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे और मैं एक ऐसा एहसास आपको दिलाने की कोशिश करूँगा जो एहसास मणिपुर में रह रहे लोगों का है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। 3 मई से मणिपुर जल रहा है। 3 मई से आज जो कि 17 जून है, मणिपुर में हिंसा समाप्त नहीं हो रही है। और बड़ा सवाल ये है कि मणिपुर में ये जो हिंसा के हालात बने, जो दोनों ही पक्ष आरोप लगा रहे हैं, उनके हिसाब से ये हालात एक दिन में नहीं बने हैं। अगर मैतेई के आरोप सही माने जाएं तो म्यांमार की सीमा से बड़ी संख्या में जो कुकी भारत में घुस रहे हैं वो एक दिन में नहीं घुसे हैं। जंगल की जो ज़मीनें हैं मणिपुर की, उन पर अगर कुकी अतिवादियों ने कब्ज़ा कर लिया है और घुसपैठियों ने वहाँ बहुत सारी कॉलोनियाँ बना ली हैं, जैसा कि मैतेई आरोप लगाते हैं, तो ये काम एक दिन में नहीं हुआ है। बहुत सारे नक्शे हैं, इसके सैटेलाइट नक्शे हैं। मणिपुर में ईसाइयों के लिए नफ़रत का वातावरण बन रहा था और लंबे समय से बनाया जा रहा था। ये काम भी एक दिन में नहीं हुआ है। मैतेई कम्युनिटी के खिलाफ मणिपुर में कुकियों को कोई ऊपर भड़का रहा था, आग लगा रहा था, ये काम भी एक दिन में नहीं हुआ है। और इन सारे कामों को अगर आप देखें तो ये काम भी पहली बार नहीं हुआ है। और इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इतना आसान नहीं है कि मणिपुर में कोई भी जो चाहे वो खेल कर जाए। ये देश 4 दिनों में नहीं बना, 4 साल में नहीं बना, 9 साल में भी नहीं बना है। इस देश में एक मजबूत तंत्र है और मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है, सीमावर्ती राज्य है। इन राज्यों में जो इंटेलिजेंसिया होता है, जो खुफिया लोग होते हैं, खुफिया एजेंसियां होती हैं, चाहे वो रॉ है, चाहे वो आईबी है, और भी हैं, सीआईडी है, एलआईयू है, ये सब संस्थाएं समय समय पे वहाँ से रिपोर्ट भेजती रहती हैं। कुछ राज्य सरकार भेजती है और कुछ सीधे एजेंसियां रिपोर्ट भेजती हैं और गृह मंत्रालय के पास और रक्षा मंत्रालय के पास इस तरह की जानकारियां लगातार आती रहती हैं। अब वो ज़माना तो चला गया जब मीडिया को एक्सेस था सब जगह, तो पता चल जाता था कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई थी और सरकार ने इसको इग्नोर कर दिया, इस पे ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार इस रिपोर्ट पे ध्यान देती तो ये नहीं होता। अब थोड़ा मामला सख्ती का है। तो इतने सारे लंबे समय से चले आ रहे क्या इंटेलिजेंस फेल्यूर है? क्या इस देश का पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम, हज़ारों लोग इस काम में लगे हैं? जो कुकी संगठन है उनके अंदर भी 150 लोग होंगे जो मुखबिरी करते होंगे सिस्टम के लिए, सरकार के लिए, एजेंसियों के लिए। कई उनके नेताओं में भी होंगे जो उनकी कोर कमेटी में बैठते हों। बॉर्डर पे सर्विलांस बहुत स्ट्रांग रहता है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनके लोग जब यहाँ आ गए हैं तो क्या हो रहा है, उनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं। क्या ये जानकारी गृह मंत्रालय को पहुँची ही नहीं? क्या देश का इंटेलिजेंस सिस्टम इतना नकारा हो चुका है? ये तो कोई मान नहीं सकता। लंबे समय से वहाँ ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ईसाइयों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। बड़े बड़े इस देश के जो संगठन हैं जो इसी काम को करते हैं, उनके लोग वहाँ पे हैं, जमे हुए हैं।
वहाँ बैठकर वो भड़काऊ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। क्या ये बात सरकार को पता ही नहीं चली? किसी तरह से पता नहीं चली? ये काम एक दिन में तो नहीं हो रहा था। और अब जब ये हो जाता है तो क्या हम ये सोच सकते हैं, क्या हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ये भी हो सकता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इनपुट सरकार के पास आए हों? हो सकता है सरकार में कुछ लोग हों जो चाहते हों कि वहाँ हालात में तनाव रहे। अब ये उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि उनके हाथ से माहौल निकल जाएगा और वो केवल वोट बनाने तक सोच रहे थे और यहाँ मामला आग लगने का हो गया है। मैंने आपको कहा था मैं आपको एहसास कराऊंगा कि वहाँ क्या स्थिति है। मैं आपको एक बयान पढ़वाता हूँ, एक बयान के बारे में बताता हूँ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं निशिकांत सिंह, मणिपुर में इनका घर है। इनके संदेश को पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मलिक ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्री को पहुंचाया है। इन्होंने लिखा कि मैं मणिपुर का एक साधारण नागरिक हूं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ये राज्य अब स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब यहाँ पे सरकार नहीं है, प्रशासन नहीं है, कुछ नहीं है, सब भगवान भरोसे है और जीवन और संपत्ति को किसी भी समय कोई भी खत्म कर सकता है। जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया में हो रहा है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? ये एक सवाल उठाते हुए उन्होंने ट्वीट किया। इस ट्वीट को जनरल मलिक, जो पूर्व अध्यक्ष थे भारतीय सेना के, आर्मी चीफ, उन्होंने रीट्वीट किया और राजनाथ सिंह, अमित शाह और मोदी जी से कहा कि साहब कुछ करिए, मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, हम भी कह रहे थे कि अभी तक कोई गया नहीं, लेकिन अमित शाह गए, 3 दिन रुके, कुछ बयानात दिए, कुछ सीख और सलाहें देकर चले आए। मणिपुर के हालात फिर भी बिगड़े जा रहे हैं। दिल्ली में आकर एक शांति कमेटी बनाई गई, उसमें कुकीज़ ने शामिल होने से इनकार कर दिया। इतना ज़रूर हुआ कि वहाँ के नेता जो अभी तक पूरी तरह से, जैसे मुख्यमंत्री हैं, हर तरफ से आक्रमण झेल रहे थे, निशाने पर थे। असम के मुख्यमंत्री आते हैं, उनको कुछ समझा के जाते हैं, उनसे मिल के जाते हैं और उसके बाद उनके बयानात आना शुरू हो जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं घुसपैठियों से लड़ रहा हूँ। असम में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक म्यांमार से घुसकर आए हैं, सारी समस्या उनकी खड़ी की हुई है, उनको खदेड़ दिया जाएगा। मणिपुर के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, मणिपुर के कुकीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें उन मुसलमानों से दिक्कत है जो भारत की खाते हैं और विदेश की बजाते हैं। ये डायलॉग सुना था, ये कुकीज़ के ऊपर उसी डायलॉग को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि ये हालात, जिसका बयान एक पुराना आर्मी का सीनियर अफसर कर रहा है, वो कितने खतरनाक हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग, व्हाट्सएप वाले अंकल बहुत सारे होंगे, वो कहने लगे कि साहब ये तो मोदी जी को बदनाम करने के लिए बयान दे रहे हैं, आर्मी वाले भी तो मिले होते हैं। मीराबाई चानू, अगर आपको नाम से याद ना रहा हो तो एक वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं और वो टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत कर ला चुकी हैं। उनका काफ़ी सम्मान है और उन्होंने जो है वो अलग अलग जगहों पर अपना नाम किया और इसीलिए उनको भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया। अगर आप मणिपुर जाते हैं तो वहाँ पर आपको उनके मणिपुर में कई जगहों पर कई मीराबाई चानू मिल जाएंगी जो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, जो वहाँ पर स्पोर्ट्समैन नहीं बन रही हैं, देश का नाम कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि रात को जागती हैं, बंदूक, लाठी, डंडा लेकर और अपने गांव की हिफाजत करती हैं। और ये वाली मीराबाई चानू जो पद्मश्री अवार्डी हैं, जो ओलंपिक से मेडल लाई हैं, ये भी रात भर अपने गांव वालों के साथ, तस्वीर लगा रहा हूँ मैं, रखवाली करती हैं अपने गांव की, अपने घर की, अपने लोगों की। और सिर्फ मीराबाई चानू नहीं,
बहुत सारे ग्रामीण अपनी जितनी बंदूकें वगैरह उनके पास हैं उनको लेकर अपने गांव की हिफाजत में तैनात हैं कि कब क्या पता कौन आ जाए और उनके घरों में आग लगा दे, कुछ लोगों की जान ले ले। पुलिस, सरकार और सुरक्षा बल जो केंद्र ने भेजे हैं, उनके रहते हुए भी मणिपुर के लोग इस खौफ में जी रहे हैं। कल्पना कीजिए, आपकी कॉलोनी में कुछ लोग आ सकते हैं, कभी भी आग लगा सकते हैं। आप रात को जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं। आप सुनते हैं कि अभी वहाँ किसी का घर जला दिया, कल वहाँ किसी का घर जला दिया। खुद मोदी जी के मंत्री सुरक्षित नहीं हैं, उनके विदेश राज्य मंत्री के घर को आग लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर को आग लगा दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को आग लगा दी गई है। हर तरफ ऐसी ही खबरें हैं और ऐसा ही नज़ारा है। और इस पूरे माहौल के बीच में मणिपुर का आदमी जी रहा है, कानून व्यवस्था फेल है, हालत और भी बिगड़ गए हैं। अब तक मणिपुर के लोग यही झेल रहे थे, अब उसमें एक नया तनाव और चिंता खड़ी हो गई है। मिजोरम और असम के लोगों को कह दिया गया है कि आप मणिपुर छोड़कर चले जाएं। किसने कहा है? हुक्म सरकार का नहीं चलता है। जिनका हुक्म चलता है वो इस वक्त हैं वहाँ के आतताई, दंगाई, अतिवादी लोग। उन्होंने आदेश दे दिया है और ये तनाव आगे तक बढ़ने वाला है, क्योंकि मिजोरम में और असम में बड़ी संख्या में मणिपुर के लोग जाकर अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, घर बार छोड़ गए हैं। कई लोगों के घर तो उनकी अनुपस्थिति में जला दिए गए हैं और वहाँ छिपे हुए हैं। अब अगर इस तरह का वातावरण बनता है और मिजोरम में भी लोग कहने लगते हैं कि भाई आप वापस जाइए अपने राज्य में, तो क्या होगा? आप उन लोगों की सोचिए जो म्यांमार में वहाँ का जो सत्ता तंत्र है और वहाँ की जो आर्मी है, जो अपने ही नागरिकों पे, उसने इसी मणिपुर के बॉर्डर पे बम गिराए थे अपने नागरिकों पे, जिसके बाद डरकर बहुत सारे लोग भारत पे आ गए थे। और जब वो भारत में आते हैं तो यहाँ पर भी कुकी वर्सेस मैतेई हो रहा है, कत्लेआम मच रहा है। आप इंसान की दशा समझिए, इंसान की जगह रहकर समझिए। इसको हेडलाइन की तरह मत देखिए, इसमें उस संजीदगी को देखिए कि किस तरह से लोग वहाँ पर टिके हुए हैं। अब ये सारे जो हालात हैं, इसके बीच में आपको क्या लगता है, क्या हमारी सरकार को अब तक कोई रास्ता नहीं निकाल लेना चाहिए था? क्या कहीं कुछ होता हुआ नहीं दिखना चाहिए था? ये उतनी भी गतिविधियां नहीं हैं जितनी कि पहलवानों के धरने के मामले में हुई थी। पहलवानों के धरने के मामले में खेल मंत्री ने बात की, वहाँ गृह मंत्री एक बार होके आ गए, लेकिन वहाँ रोज़मर्रा का कोऑर्डिनेशन, कोई खबर पढ़ी आपने? कभी पढ़ा कि वहाँ शांति वार्ता कैसे आगे बढ़ेगी? कभी पढ़ा कि कुकी ने अगर शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है तो क्या सरकार उनसे बात करके, सरकार अगर उनसे बात कर सकती है इस बात के लिए कि उनके साथ एक शांति का समझौता हो जाए कि आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, ये समझौता सरकार कर सकती है। सरकार ये समझौता कर सकती है कि आपको जेल से छोड़ दिया जाएगा। सरकार ये समझौता कर सकती है कि लो भाई पैसे भी ले लो, अपने रोजगार जमाओ। और सरकार ये भी समझौता कर सकती है कि आपकी सुरक्षा के लिए आप हथियार भी थाने से ले लो। लेकिन सरकार शांति का समझौता करती हुई नहीं दिख रही है। ये मणिपुर के हालात हैं। और इन पूरे घटनाक्रम के बीच में अगर आपको लगता हो कि इस देश के प्रधानमंत्री जो 18-18 घंटे काम करते हैं, उनकी भी कुछ भूमिका हो सकती है, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश के हालात हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। वो अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। इवेंट जीवी होते जा रहे हैं, हमारी सरकार इवेंट जीवी होती जा रही है। अमेरिका में वहाँ पर एक बड़ा आयोजन होना है और उस आयोजन में मोदी जी भाषण देंगे और भाषण वैसा ही होगा, एक स्टेडियम होगा ऑस्ट्रेलिया की तरह, वहाँ रीगन का कुछ सेंटर है, उसमें वो भाषण होने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद में वहाँ पर उनको मोदी जी संबोधित करेंगे। और इस आयोजन के लिए बाकायदा तैयारियां कर ली गई हैं। और ये उस अमेरिका में हो रहा है जिसका राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था। 4 देशों की बैठक होनी थी, बाइडन नहीं आए तो अमेरिका ने, जापान ने कहा हम भी नहीं जाते हैं।
बाइडेन क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उनके देश में क्राइसिस था। सरकार का जो बजट था वो गड़बड़ा रहा था, क्योंकि जो उधार ले सकती है वहाँ की सरकार, उसकी एक सीमा है, उस सीमा को संसद बढ़ा नहीं रही थी, तो बाइडेन वहाँ रुक गए। अब रोज़ रोज़ नेगोशिएशन के तो नहीं जाते होंगे, लेकिन देश में जब क्राइसिस हो तो राष्ट्राध्यक्ष को अपने यहाँ रहना चाहिए, ताकि कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो वो झट से निर्णय ले सकें। उसी आयोजन में मोदी जी को जाना था। मोदी जी तीसरे विदेशी मेहमान थे, 3 में से 2 कैंसिल कर चुके थे, मोदी जी ने कैंसिल नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में गए, स्टेडियम में उन्होंने बढ़िया सा आयोजन किया और स्टेडियम के आयोजन में ज़बरदस्त तरीके से हिस्सा लिया और उसके आधार पर यहाँ पे एक माहौल बनाया जाने लग गया। वैसा ही इवेंट अमेरिका में होने वाला है और उस इवेंट में मोदी जी हिस्सा लेंगे। वहीं के एनआरआई करा रहे हैं, वहाँ का कुछ रीगन कन्वेंशन सेंटर वगैरह कुछ नाम। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2024 के लिए आपको छवि भी तो बनानी है एक महान दुनिया के सबसे ऊंचे प्रधानमंत्री की। सोचिए, ओबामा के साथ तो बराक वाला रिश्ता था, तू तड़ाक वाला। उन्होंने तो नहीं बुलाया संसद में भाषण देने के लिए इस तरह। रिश्ता ट्रंप के साथ भी बहुत अच्छा था, उनके लिए तो प्रचार भी करते थे, उन्होंने भी नहीं बुलाया। बाइडेन बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाइडेन इसलिए बुला रहे हैं कि उन्होंने कुछ ड्रोन हैं उनके जो बहुत महंगे हैं, जिसको वो बेचकर अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं। अमेरिका की सरकार संकट में चल रही है और ड्रोन बिकेंगे तो कुछ टैक्स आएगा। ये वही बाइडेन है जिन्होंने पहले कार्यभार संभाला और पहली बार जब मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई तो बाइडेन ने भी और वहाँ की उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल की हैं, उन्होंने भी मोदी जी को जो जो उपदेश दिया था और जो जो ज्ञान सुनाया था। और अगर आप पुरानी तस्वीर निकाल लें तो मोदी जी के बैठने की जो मुद्रा थी, आज वही बाइडेन। और मोदी जी भी अगर कुछ ड्रोन खरीद लेते हैं देश के खर्चे से और उसके बदले में उनको एक ऐसा इवेंट मिल जाता है जिसके ज़रिए विश्व गुरु वाली छवि बेचने में कामयाबी हो जाती है, तो क्या बुराई है। लेकिन ये सब कर लेंगे, आप मणिपुर को कैसे शांत करेंगे? वहाँ उनके लोग, उनकी जनता, उसके लिए अब सरकार है ही नहीं। उसके लिए वो स्वयं हैं, उनका साहस है और बिना लड़े मर जाने से अच्छा है लड़कर मरेंगे, ये भावना है। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे हालात को समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।